क्या आप जानते हैं कि मध्य पूर्व में भड़की एक छोटी सी चिंगारी आपके रसोई घर के बजट को पूरी तरह तबाह कर सकती है। आज इजरायल और हमास के बीच छिड़ा यह भीषण युद्ध सिर्फ दो देशों की सीमाई जंग नहीं है, बल्कि यह हमारे देश भारत की सुरक्षा, व्यापार और जेब पर सीधा और खतरनाक हमला है। जब गाजा पट्टी पर मिसाइलें गिरती हैं, तो मुंबई के शेयर बाजार में हाहाकार मच जाता है और कच्चे तेल की कीमतें अचानक आसमान छूने लगती हैं। एक आम भारतीय नागरिक को लगता है कि यह संघर्ष हमसे हजारों मील दूर है, लेकिन हकीकत में इसके आर्थिक और कूटनीतिक परिणाम सीधे हमारे घरों तक पहुंच रहे हैं। आज इस वीडियो में हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और कड़वे सच को उजागर करेंगे कि कैसे यह युद्ध वैश्विक महाशक्तियों के बीच एक खतरनाक शतरंज का खेल बन चुका है। हम बारीकी से समझेंगे कि इस अशांत माहौल में भारत की क्या भूमिका है और प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति इस संकट से कैसे निपटेगी। इस जटिल विवाद को समझने के लिए हमें साल 1948 में जाना होगा, जब फिलिस्तीन की धरती पर इजरायल नामक एक नए देश का जन्म हुआ था। तब से लेकर आज तक जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए यहूदी और अरब देशों के बीच अनगिनत खूनी संघर्ष और विनाशकारी युद्ध हो चुके हैं। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक हमेशा से इस विवाद के मुख्य केंद्र बिंदु रहे हैं, जहां रहने वाले लाखों फिलिस्तीनी नागरिक अपनी आज़ादी की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर इजरायल अपनी संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने और पूरी ताकत से हमला करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले कई दशकों में संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक शक्तियों द्वारा शांति स्थापित करने के कई बड़े प्रयास किए गए, लेकिन वे सभी पूरी तरह विफल रहे। दोनों पक्षों के बीच अविश्वास की खाई इतनी गहरी हो चुकी है कि आज एक छोटे से विवाद के बाद भी पूरा मध्य पूर्व बारूद के ढेर पर बैठ जाता है। इस भयानक युद्ध के पीछे केवल इजरायल और हमास नहीं हैं, बल्कि कई अन्य देशों के गुप्त भूराजनीतिक एजेंडे और रणनीतिक हित भी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। ईरान इस पूरे खेल में हमास और हिजबुल्लाह जैसे चरमपंथी संगठनों को भारी मात्रा में आधुनिक हथियार और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। दूसरी तरफ अमेरिका पूरी ताकत के साथ इजरायल के पीछे चट्टान की तरह खड़ा है और उसे आधुनिकतम हथियार और कूटनीतिक सुरक्षा कवच दे रहा है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे अमीर खाड़ी देश इस युद्ध में अपनी क्षेत्रीय चौधराहट और आर्थिक हितों को बचाने की गहरी कशमकश में फंसे हैं। चीन और रूस भी इस नाजुक स्थिति का फायदा उठाकर मध्य पूर्व में अमेरिकी प्रभाव को कमजोर करने और अपना नया साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सभी देशों की गुप्त चालों ने इस क्षेत्रीय संघर्ष को एक वैश्विक कूटनीतिक युद्ध के मैदान में पूरी तरह से बदल दिया है। भारत के लिए यह युद्ध एक बहुत ही कठिन और दोधारी तलवार पर चलने जैसा कूटनीतिक इम्तिहान साबित हो रहा है। एक तरफ हमारे इजरायल के साथ बेहद मजबूत रणनीतिक और रक्षा संबंध हैं, तो दूसरी तरफ अरब देशों के साथ हमारे गहरे व्यापारिक और ऊर्जा सुरक्षा के रिश्ते जुड़े हुए हैं। इस युद्ध के कारण महत्वाकांक्षी भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी IMEC परियोजना पर पूरी तरह से अनिश्चितता के काले बादल मंडराने लगे हैं। इसके अलावा खाड़ी देशों में रहने वाले 90 लाख से अधिक भारतीय कामगारों की सुरक्षा और उनकी आजीविका पर भी बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। यदि यह युद्ध अधिक लंबा खिंचता है, तो भारत के लिए कच्चे तेल का आयात करना बेहद महंगा हो जाएगा, जिससे देश में महंगाई अनियंत्रित रूप से बढ़ जाएगी। नई दिल्ली को अब अपनी कूटनीतिक सूझबूझ का इस्तेमाल करके दोनों पक्षों के बीच एक बेहद नाजुक और संतुलित रुख अपनाना होगा। इस विनाशकारी संघर्ष में आर्थिक और सैन्य दृष्टिकोण से कौन जीत रहा है और किसे सबसे भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसका विश्लेषण जरूरी है। इजरायल अपनी अत्याधुनिक सैन्य तकनीक और आयरन डोम प्रणाली पर रोजाना अरबों डॉलर खर्च कर रहा है,
जिससे उसकी मजबूत अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ रहा है। दूसरी ओर गाजा पूरी तरह से तबाह हो चुका है और उसकी बुनियादी संरचना को ठीक करने में अब दशकों का समय और खरबों डॉलर लगेंगे। इस युद्ध के कारण वैश्विक तेल बाजार में भारी अस्थिरता आ गई है, जिससे तेल उत्पादक देशों को तो फायदा हो रहा है, लेकिन विकासशील देश पिस रहे हैं। हथियारों का निर्माण करने वाली बड़ी अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों को इस सैन्य संकट से रिकॉर्ड मुनाफा हो रहा है, जो एक कड़वा सच है। इस प्रकार युद्ध की विभीषिका में आम जनता अपनी जान गंवाती है, जबकि कुछ चुनिंदा ताकतें और कॉरपोरेट घराने इससे भारी मुनाफा कमाने में सफल रहते हैं। मध्य पूर्व का यह संकट केवल इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह पूरी दुनिया की आपूर्ति श्रृंखला को बुरी तरह छिन्न-भिन्न कर रहा है। लाल सागर में यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा व्यापारिक जहाजों पर किए जा रहे लगातार हमलों ने वैश्विक समुद्री व्यापार को पूरी तरह ठप कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप माल ढुलाई का किराया कई गुना बढ़ गया है और जहाजों को अफ्रीका का चक्कर लगाकर लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। इस देरी और बढ़ते खर्च के कारण यूरोप और एशिया के बीच होने वाले आवश्यक वस्तुओं के आयात निर्यात पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। यह संकट दर्शाता है कि कैसे दुनिया के एक हिस्से में होने वाली अशांति पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर धकेल सकती है। यदि वैश्विक नेताओं ने जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो दुनिया को एक और बड़े आर्थिक और मानवीय संकट का सामना करना पड़ेगा। भविष्य की ओर देखें तो मध्य पूर्व में स्थायी शांति की स्थापना फिलहाल एक बहुत ही दूर का और असंभव सपना दिखाई देती है। जब तक दोनों पक्ष एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते और बातचीत की मेज पर नहीं आते, तब तक हिंसा का यह अंधीन चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। भारत इस संकट में एक महत्वपूर्ण वैश्विक मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है, क्योंकि हमारे संबंध इजरायल और अरब देशों दोनों से ही बहुत बेहतरीन हैं। हमारी शांतिप्रिय छवि और मजबूत वैश्विक स्थिति हमें इस अंतर्राष्ट्रीय विवाद को सुलझाने में एक बेहद प्रभावशाली और विश्वसनीय ताकत बनाती है। अब समय आ गया है कि हम खुद से यह गंभीर सवाल पूछें, क्या भारत को इजरायल का खुलकर समर्थन करना चाहिए या फिर फिलिस्तीन के अधिकारों के लिए अपनी पुरानी तटस्थ नीति पर ही टिके रहना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और चर्चा को आगे बढ़ाएं।